नमस्कार। जैसा कि कश्मीर के पिछले कथानकों में उल्लेख किया गया कि महान सम्राट ललितादित्य ने अपने अंतिम संदेश में आमात्यों को निर्देशित किया था कि चूंकि उनके पौत्र जयापीड़ सर्वाधिक सुयोग्य हैं, अतः उनको सदा स्मरण कराते रहें कि वे अपने दादा ललितादित्य के समान बनने का प्रयत्न करें। महाराज ललितादित्य का पूर्वानुमान सही निकला और अंततः बेटों की असफलता के बाद पौत्र जयापीड़ के हाथों में ही कश्मीर के सत्ता सूत्र आए। स्वाभाविक ही मंत्रियों द्वारा उन्हें लगातार ललितादित्य जैसा बनने की समझाइश भी मिलती रही। नतीजा यह निकला कि उन्होंने भी ललितादित्य के समान ही दिग्विजय करने की ठानी और सेना संकलित करना प्रारंभ किया। बहुत से मांडलिक राजाओं के साथ युद्ध के लिए प्रयाण करते समय राजा जयापीड़ ने अपने बुजुर्ग मंत्रियों से पूछा कि आप लोगों ने तो महाराज ललितादित्य की सेना भी देखी होगी, क्या वह मेरी इस समय की सेना से अधिक थी? वृद्ध मंत्री हंसे और उत्तर दिया, यह प्रश्न ही निरर्थक है। महाराजा ललितादित्य की सेना में पालकियों की संख्या ही 1.25 लाख थी, जबकि आपकी कुल सेना ही 85,000 की है। लेकिन उत्साही जयापीड़ यह जानकर निराश नहीं हुए। वे अपनी सेना के साथ सुदूरवर्ती प्रदेशों को विजित करने रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही वे गृह प्रदेश से दूर गए, उनके साथ विश्वासघात हुआ और उनके अपने साले ने ही बलपूर्वक सत्ता हथिया ली। यह समाचार जब जयापीड़ के साथ युद्धरत सैनिकों को प्राप्त हुआ तो उनका मनोबल भी कमजोर पड़ गया और वे अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए और वापस लौटने लगे। खिन्न होकर राजा ने अपने सामंत राजाओं को भी वापस अपनी अपनी राजधानी लौटने की आज्ञा देकर केवल कुछ सहायकों के साथ प्रयागराज पहुंचकर अपनी समस्त संपत्ति भी दान कर दी। इस अवसर पर उन्होंने श्री जयापीड़ देवस्य इस प्रकार की एक मुहर बनवाई और ब्राह्मणों को निर्देशित किया कि वे उनके माध्यम से निर्मल गंगाजल घर ले जाने वाले भक्तों के पात्रों पर यह मुहर लगाएं। जब कोई राजा उनसे अधिक दान दे तभी यह मुहर तोड़ी जाए। जानकर हैरत होती है कि कल्हण के काल तक कोई राजा ऐसा नहीं कर सका। यह घटना राज्यच्युत हो जाने के बाद भी जयापीड़ के स्वभाव में विद्यमान तेज को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। प्रयागराज से एकाकी राजा जयापीड़ अनेक राज्यों में घूमते हुए गौड़ देश के राजा जयंत द्वारा शासित पौंड्रवर्धन नामक नगर में पहुंचे। उस समय वहां के एक मंदिर में संगीत सभा हो रही थी। नाट्य शास्त्र के महान प्रणेता भरत मुनि के प्रदेश कश्मीर के राजा जयापीड़ भला उसकी उपेक्षा कैसे करते। वे भी संगीत सभा में पहुंच गए। उनकी तेजस्विता देखकर सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हो गया। यहाँ तक कि राज नृत्यांगना कमला की नज़र भी अपने कला कौशल का प्रदर्शन करते समय लगातार आगंतुक पर बनी रही। कमला ने देखा कि बीच बीच में आगंतुक अर्थात जयापीड़ का हाथ अपनी पीठ के पीछे जाता है। कमला को समझते देर नहीं लगी कि आगंतुक कोई राजपुरुष है जिन्हें सभाओं में पान का बीड़ा देने कोई सेवक पीछे खड़ा रहता है और इसी आदत के चलते उनका हाथ बार बार पीछे जा रहा है। कमला के आदेश पर एक सेविका चुपचाप एक थाल में पान के बीड़े लेकर जयापीड़ के पीछे जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही जयापीड़ का हाथ पीछे गया और उन्हें पान हाथ लगा तो वे अचंभित हो गए। पीछे घूमकर उन्होंने इशारे से
सेविका का परिचय पूछा तो उसने भी इशारे से ही कमला की तरफ संकेत कर दिया। संगीत सभा के बाद कमला आग्रहपूर्वक जयापीड़ को अपने साथ ले गईं। जयापीड़ ने उनका प्रणय निमंत्रण तो यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं एक संकल्प के साथ देशाटन पर निकला हूं और जब तक वह संकल्प पूर्ण नहीं हो जाता भोग विलास से दूर ही रहूंगा। किंतु कमला के आग्रह पर कुछ दिन उनके घर आतिथ्य स्वीकार करने रुकने को वे सहमत हो गए। इस दौरान वे प्रतिदिन संध्या वंदन के लिए नदी तट पर जाते थे। एक दिन उन्हें लौटने में विलंब हुआ तो देखा कि सब लोग अत्यंत चिंतित हैं। कारण पूछने पर ज्ञात हुआ कि इलाके में एक आदमखोर शेर का आतंक है। इसलिए लोग रात होते ही अपने अपने घरों में पहुंचकर दरवाजे बंद कर बैठ जाते हैं। जयापीड़ के अंदर का राजा जाग उठा और अर्धरात्रि को वे बिना किसी को कुछ बताए घर से निकलकर वन में जा पहुंचे। एक विशाल बटवृक्ष के नीचे खड़े जयापीड़ को जैसे ही शेर ने देखा तो वह उन पर विकराल काल के समान झपटा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका सामना महाकाल से होने जा रहा है। जयापीड़ ने अपना बायां हाथ तो शेर के मुंह में डाला और दाहिने हाथ में थमे खंजर के एक ही वार से शेर का काम तमाम कर दिया। उसके बाद जैसे चुपचाप गए थे वैसे ही चुपचाप वापस अपने बिस्तर पर आकर सो गए। सुबह जब लोगों ने शेर को मरा पाया तो उसकी सूचना राजा जयंत को भी दी। शेर के मुंह में से महाराज जयापीड़ का भुजबंद मिला तो राजा को समझते देर नहीं लगी कि परम प्रतापी जयापीड़ अज्ञातवास करते उनके नगर में ही विद्यमान है। राजा जयंत के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या कल्याण देवी ही थी। उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तय कर लिया कि वे महाराज जयापीड़ को अपना जामाता बनाकर उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। राजा के आदेश पर खोजबीन शुरू हुई तो उनके नर्तकी कमला के आवास पर होने की जानकारी भी मिल गई। राजा ने आग्रहपूर्वक उन्हें अपने महल में सादर आमंत्रित किया और अपना प्रस्ताव उनके समक्ष रखा। जयापीड़ ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसके बाद अपने ससुर को अपनी क्षमता का परिचय देते हुए शीघ्र ही उनके 5 विद्रोही मांडलिकों को पुनः उनकी शरण में आने को विवश कर दिया। जयापीड़ की नवीन स्थिति की जानकारी मिलते ही उनके विश्वास पात्र सैनिक भी अमात्य देव शर्मा के नेतृत्व में उनसे आ मिले। श्रोता मित्रों को अनुमान लग ही गया होगा कि आगे क्या होगा। गौड़ देश और जयापीड़ की संयुक्त सेना ने कश्मीर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में कन्नौज को सहज ही विजित कर जब जयापीड़ ने कश्मीर मंडल में प्रवेश किया तो आम जन उनके स्वागत और समर्थन में उमड़ पड़ा। उनके विश्वासघाती साले जज ने मुकाबला करने की कोशिश अवश्य की, किंतु एक चांडाल श्रीदेव के गोफन से निकले पत्थर ने उसका मुंह ही कुचल दिया। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि समाज का हर वर्ग जयापीड़ के साथ था उस समय। जयापीड़ ने न केवल गौड़ नरेश जयंत की पुत्री कल्याण देवी बल्कि नृत्यांगना कमला को भी अपनी पत्नी स्वीकार किया और सुखपूर्वक राज्य संचालन करने लगे। दोनों रानियों के नाम पर कल्याणपुर और कमलापुर नामक 2 नए नगर बसाए गए। आमोद प्रमोद में 3 वर्ष बीत गए, लेकिन समय फिर पलटा। फिर क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।